अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम मेटालिक कंडक्टर्स को स्टडी करेंगे और उनमें जो फील्ड या करंट का कॉन्सेप्ट है, करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। उसके लिए हम पहले बेसिक फ़िज़िक्स की तरफ दोबारा से आते हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की फ़िज़िक्स है, उसकी तरफ दोबारा आते हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएं। इसको जल्दी से ओवरव्यू ही लेते हैं बस कि आपको ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता है कि वो किस तरह से होल्ड करता है। जो फिज़िसिस्ट हैं वो डिस्क्राइब करते हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को इस तरह से कि जो न्यूक्लियस है जो कि होल्ड करता है सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जोड़ के रखता है, वो जो उसका बिहेवियर है वो ऐसे है कि जो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ इर्द गिर्द जो है वो उसकी एनवायरनमेंट में उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं, यानी उसके साथ जुड़े होते हैं। क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, जो न्यूक्लियस है उसकी जो एनर्जी है वो इक्वल होती है, उन इलेक्ट्रॉन्स इतनी होती है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जोड़ के रखे, और वो टोटल एनर्जी होती है विद रिस्पेक्ट टू सम ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट। यानी ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट इस केस में क्या होगा, क्योंकि इस पर एक चार्ज होता है। अब चार्ज जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है उससे उन पे पोटेंशियल से, तो ये पोटेंशियल इन अदर वर्ड्स पोटेंशियल का ही हम बता रहे हैं कि कितना पोटेंशियल होता है उन पे। वो इतनी एनर्जी होती है जो कि उस न्यूक्लियस को इनेबल करती है कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को जमा रखे, अपने साथ जोड़ के रखे। और वो किसके रेफरेंस से होती है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस से होती है जो कि उससे इन्फिनिट डिस्टेंस पर मौजूद है। उसके हिसाब से वो इन्फिनिट डिस्टेंस पर मौजूद है। ये जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होती है। और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो न्यूक्लियस से फ्री हो जाए। तो इस वजह से जो एनर्जी उस पर इलेक्ट्रॉन्स पर होती की एनर्जी होती है उसको हम नेगेटिव क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं, और हेंस उस पर नेगेटिव चार्ज कहते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसकी ऑब्वियसली ये तो एक बहुत ही वाइड सी एक जनरल सी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसमें और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस और लिमिटेशंस इन्वॉल्व है। बट हमारे लिए ये इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है फॉर लिंकिंग थिंग्स वन थिंग टू अनदर। सो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे आपको पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के गिर्द होता है उसका एक अपना ऑर्बिट होता है। मतलब जनरली स्पीकिंग ज़रूरी नहीं कि वो एक परफेक्ट ऑर्बिट हो, रैंडम सा ऑर्बिट होता है, लेकिन कोई ना कोई ऑर्बिट ज़रूर होता है जिसके गिर्द वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। अब जो ऑर्बिट है वो जितना क्लोज होगा न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होगा, नेगेटिव एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होगा, और उसमें उतनी ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा ऑर्बिट जितना बड़ा होता जाएगा उतना अपना जो है वो एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी वीक होती जाएगी, और उतनी ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर एक्सपेलिंग दैट इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ का आपको वैसे आइडिया है ऑलरेडी। अब आते हैं मेटल्स की तरफ या सॉलिड्स की तरफ, इन अदर वर्ड्स। अब जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या जैसे कि मेटल है या फिर डायमंड है, उसमें एटम्स जो हैं वो बहुत ही नज़दीक प्लेस होते हैं। उसकी वजह से क्या, और दूसरा ये कि उनके जो एटम्स हैं वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो एनर्जी के लेवल्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे। अब एनर्जी लेवल्स ये हैं कि जो ऑर्बिट्स की भी हमने बात की थी, हर एक ऑर्बिट के अपने अपने एनर्जी लेवल होते हैं। तो ये एनर्जी लेवल जो है वो डिपेंड करते हैं कि वो कितने नज़दीक हैं न्यूक्लियस के। एनीवेज, अब हर एक का क्योंकि अपना अपना एनर्जी लेवल है, तो उसके लिए हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए डिफरेंट एनर्जी जो है वो एक्सपेंड करनी पड़ती है। अब क्या कहते हैं इसमें इस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं बैंड्स, ठीक। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल का मतलब ये कि वो आउटर मोस्ट शेल पे होगा, उसको हम कहेंगे कि वो वैलेंस बैंड है। इसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ नेगेटिव
चार्ज होता है, ठीक, यानी इलेक्टिव चार्ज नहीं, लीस्ट नेगेटिव होता है ये। इसका मतलब कि उसकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सबसे वीक होती है। सो इसको हम कहते हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। अब कुछ लेवल्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं, हायर एनर्जी लेवल्स, जो कि वैलेंस बैंड पे अप्लाई करें, यानी कि उतनी एनर्जी प्रोवाइड करें उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो उस वैलेंस बैंड से निकल जाते हैं, यानी एटम से फ्री हो जाते हैं, उस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाते हैं। अब अगर जो फ्री हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। कंडक्शन बैंड का मतलब ये है कि वहाँ पर फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। सो अगर तो इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करें जिससे मतलब थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करें जिससे स्मूथली ट्रांजिशन हो जाए बिटवीन दैट वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अगर तो स्मूथली ट्रांजिशन हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी बिल्कुल माइनर सी एनर्जी प्रोवाइड करने से ही वो आउटर मोस्ट शेल से निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब कि वो एक अच्छा कंडक्टर है, ठीक। ये एक बेसिक डेफिनेशन है कंडक्टर की, एंड स्पेसिफिकली मेटालिक कंडक्टर्स की। सो अगर तो ऐसा है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आएगा, ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर तो इनके दरमियान अगर तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा ही प्रोवाइड करने से ये इस बैंड में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि ये कंडक्टर है, ये जो प्रॉपर्टी है ये कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है। तो अगर ये जो वैलेंस बैंड है, उस वैलेंस बैंड में थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करने से वो कंडक्शन बैंड में नहीं आते, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वो वैलेंस कंडक्शन बैंड में आते हैं, तो इसका मतलब कि दरमियान में कोई ना कोई एनर्जी गैप है जो कि प्रोहिबिटेड होता है। प्रोहिबिटेड का मतलब ये कि इस एनर्जी, इतनी एनर्जी के लिए ये इसमें ही रहेंगे, ये कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो एग्जिबिट करते हैं मटेरियल्स, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। और जो इनके इन बिटवीन है, इसका मतलब कि जो वैलेंस बैंड है उसमें अगर हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको कंडक्शन बैंड में लाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड है। वो थोड़ी सी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो सकती है, या फिर फील्ड हो सकती है। हमारे केस में इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने से वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, तो इसका मतलब कि वो दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। वो इंसुलेटर्स भी होते हैं और कंडक्टर्स भी होते हैं, इनके इन बिटवीन होते हैं इन फैक्ट। सो इस तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सो इंसुलेटर्स के लिए अगर वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब कि मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि मटेरियल ही ख़राब हो गया तभी जाके वो कंडक्शन बैंड में आए, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हुए। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी कंडक्टर की, इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर्स की। अब हम बारी बारी इनको करेंगे डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स में। हम स्पेसिफिकली इस टॉपिक में फोकस करेंगे कंडक्टर्स की तरफ, कि कंडक्टर्स का के अंदर फील्ड और ओवरऑल हम किस तरह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल या फिर रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो पहले कंसिडर करते हैं कंडक्टर, जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम फील्ड्स को स्टडी कर रहे हैं, सो हम यही कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से वो कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे। सो जो फील्ड है, अगर हमारे पास फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई है गिवन, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसमें मूव कर रहे हैं, तो चार्ज विल बी गिवन बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ ई। So this will experience a force of F is equal to minus E into E. So जो फ्री स्पेस है, अगर तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो ड्रिफ्ट करते जाएंगे, एक्सेलरेट करते जाएंगे, इनकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये कभी भी कम नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेटालिक कंडक्टर्स की, तो और मेटालिक कंडक्टर्स में जैसे कि मैंने बताया आपको कि एटम्स जो हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो भी जाएं तो वो दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करते जाएंगे। तो वो दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करने की वजह से क्या होगा कि उनकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, और इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे वो मूव कर रहे होते हैं।
सो ये होती है लीनियरली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसमें एक फैक्टर आता है मोबिलिटी का फैक्टर जिसको हम कहते हैं म्यू। सो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन वी डी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ म्यू ई इंटू ई। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस इज द मोबिलिटी फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जैसे आपको पता है कि वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और इसमें नेगेटिव साइन है। अब ये क्योंकि जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी को पॉजिटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वजह से हमें ये पता लगता है इस इक्वेशन से कि जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही opposite direction में होते हैं because of this negative sign. Because of this equation we can conclude that drift velocity and electric field will be in the opposite direction. अच्छा जी, अब दूसरा ये कुछ मटेरियल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है, मोबिलिटी दी हुई है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी फॉर एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर। तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। आपको अगर इससे कुछ पूछा जाएगा तो ये फैक्टर आपको गिवन होगा। अब इन अच्छे कंडक्टर्स के लिए कुछ अच्छे कंडक्टर्स हैं, उनकी मोबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है। सो इन अच्छे कंडक्टर्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कुछ सेंटीमीटर्स पर सेकंड भी हो जाए तो क्या होता है कि वो एक टेम्परेचर एब्रप्टली इंक्रीज़ होता है। तो इसका उससे अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होता है कि जो सॉलिड है वो क्योंकि हम वायर्स की बात करेंगे तो वायर जो है वो मेल्ट होने का खतरा होता है। अगर तो इंस्टेंटली उनकी जो हीट है वो उसको कंपेंसेट ना किया जाए तो वो मेल्ट हो जाती है। सो अब ये जो इक्वेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आई है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी करंट डेंसिटी की इक्वेशन with respect to volume charge density, that was J is equal to rho v into v. V was velocity and rho v was the volume charge density. So इसमें जो रो है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी आएगी रो ई, और v जो है वो हमने अभी देखा है कि वो इसके इक्विवेलेंट है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास करंट डेंसिटी विल बी गिवन बाय J इज इक्वल टू माइनस रो ई इंटू म्यू ई इंटू ई। अब क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि ये जो रो ई है ये इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी है और ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होती है। तो इसके नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से और ये नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों एक ही, उनकी डायरेक्शन एक ही होती है, नेगेटिव साइन बीच में इन्वॉल्व नहीं होता, वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी के, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी के साथ। सो अब एक और ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, यानी कंडक्टिविटी से डिनोट करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रो ई इंटू म्यू ई। सो इसको एनक्लोज करते हैं, इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक, यानी करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विद दिस फैक्टर, विद दिस कांस्टेंट फैक्टर। यहाँ पे जो सिग्मा है दैट इज़ मेजर्ड इन सीमेंस पर मीटर, और ये कंडक्टेंस का यूनिट, कंडक्टेंस का फैक्टर है कि कितनी कंडक्टेंस हो रही है। जैसे रेजिस्टेंस है वो इससे इन्वर्स होती है कंडक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस से इन्वर्स है कंडक्टेंस कि कितनी कंडक्टिविटी एक्चुअली इसकी है इस मटेरियल की। और इसको आपको पता है कि MO से MHO से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इन्वर्टेड ओम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो इक्वेशन आपने देखी है दैट इज़ द पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इन सम सेंस। सो हम आगे भी इसको एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद। ये कुछ मटेरियल्स की कंडक्टिविटी दी हुई है, जैसे एल्यूमिनियम की दी हुई है, कॉपर की दी हुई है, सिल्वर की दी हुई है, और ये कुछ अपेंडिक्स में भी रेफरेंस दिया हुआ है कि कुछ और भी डाटा कंडक्टर्स का दिया हुआ है, लेकिन ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये चीज़ें गिवन होंगी। सो इसमें और चीज़ ये है कि मेटालिक कंडक्टर जो है वो स्ट्रिक्टली ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इनके दरमियान कंडक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट होती है ओवर वाइड रेंज ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि ये जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, यानी ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करता है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें
सब डायरेक्शन में ये जो कंडक्टर्स हैं उनमें अमूमन ये होता है कि हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी कंडक्टिविटी की। सो ऐसे मटेरियल्स जिनमें सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये आइसोट्रोपिक हैं। लेकिन ऐसे मटेरियल्स जो कि इस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट नहीं करते, यानी कि हर डायरेक्शन में सेम तरह की प्रॉपर्टी उसमें नहीं रहती, उनको कहते हैं हम एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स। ठीक, इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे अगले टॉपिक्स में। अब कंडक्टिविटी जैसे आपने देखा है कि टेम्परेचर पे काफ़ी डिपेंड करती है और रेजिस्टेंस भी डिपेंड करती है, इसी तरह से कंडक्टिविटी भी डिपेंड करती है। सो ये तो इक्वेशंस को डिफाइन करने के बाद भी अच्छा। अब कंसिडर करें कि एक ऐसा मटेरियल आपके पास एक सिलेंडर है फॉर एग्जांपल, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो वो है करंट डेंसिटी है, दोनों यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम है एवरीवेयर। ठीक, तो इसमें जो इक्वेशन थी जनरल, वो हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्मिटी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस। अब क्योंकि यूनिफॉर्म है फील्ड, इस वजह से इस पूरी की का रिज़ल्ट जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। ठीक, क्योंकि जे डॉट डी एस है कॉस थीटा, दोनों ओवरऑल यूनिफॉर्म है, तो इस वजह से हम सिंपली बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्मिटी हम ये कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू जे मल्टीप्लाई बाय एस, प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी एंड द एरिया, सरफेस एरिया। और इसमें जो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी टू ए इंटू ई डॉट डी एल। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी हमने दोनों ही कहा कि वो यूनिफॉर्म है, तो इस वजह से यूनिफॉर्म के लिए आपको याद होगा कि इसको हमने बाहर निकाल दिया था। अब ये बाहर निकलेगा तो इसके हिसाब से अगर इंटीग्रेशन होगी तो दैन दिस फैक्टर विल बिकम एल इंटू बी ए। अब क्योंकि हम बी टू ए ले रहे हैं, यानी कि बी माइनस ए ले रहे हैं, अगर इसको रिवर्स करेंगे ए टू बी लेंगे, बी ए माइनस बी लेंगे, तो हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो पोटेंशियल विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू, और अल्टीमेटली पोटेंशियल कैन बी ऑल्सो बी गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वैल्यूज़। क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन है दोनों की, तो इस वजह से हम इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉस ऑफ जीरो लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो इनके मैग्नीट्यूड से ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। So according to the above equation, J is equal to I is equal to JS, J is equal to I over S, और इसी तरह से J is equal to sigma E and E is equal to V over L. So this is actually equal to sigma V over L। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं V is equal to, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो V is equal to L over sigma S into I। अब ये है बेसिक डेफिनेशन फॉर फाइंडिंग द वोल्टेज और करंट इन यूनिफॉर्म विच एग्जिबिट यूनिफॉर्म फील्ड, यानी जहाँ पे हम ये हमें पता हो कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी दोनों ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस केस में हम ये इक्वेशन को यूज़ करके पोटेंशियल और करंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब और बेसिक डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ इज़ गिवन बाय दिस वैल्यू V इज इक्वल टू आई आर, जैसे आपको पता है ऑलरेडी। इसमें से R अगर निकालें और V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास R रेजिस्टेंस भी निकल आती है, R इज इक्वल गिवन बाय L ओवर सिग्मा इंटू एस। सो अगर आपको किसी मटेरियल के का पोटेंशियल या फिर करंट नहीं पता, तो यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं और इसको सब्स्टिट्यूट करके हम पोटेंशियल या करंट जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर यूनिफॉर्म फील्ड केस। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करती है, ई बी और जे बी नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम फिर भी हम इस इक्वेशन को, ओम्स लॉ की इक्वेशन को यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। उस केस में जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी गिवन बाय वी ओवर आई, एंड वी जो है वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम किस तरह से डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू फील्ड, क्योंकि फील्ड के साथ वेरी कर रही है, इस वजह से अब हम फील्ड के अराउंड इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह से करंट की भी इक्वेशन जो है वो उसको भी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस का पता लगेगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स। अब इसमें एक बेसिक एग्जांपल दी हुई है, इसमें रेजिस्टेंस निकाली हुई है मटेरियल की। एज एन एग्जांपल ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंडर, वी फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 1 माइल लेंथ। एक माइल लेंथ की कॉपर वायर है और उसका डायमीटर इतने इंच का है, तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट की गई है। अब R इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन L ओवर सिग्मा इंटू S, आई थिंक R इज इक्वल टू
ये इक्वेशन कहाँ गई, आर इज़ इक्वल टू एल ओवर सिग्मा एस। सो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस, लेकिन इसके लिए हमें लेंथ पता होनी चाहिए। लेंथ तो गिवन है, दैट इज़ 1 मीटर। एस जो है वो गिवन होना चाहिए। तो कंडक्टिविटी जो है वो इस केस में उसकी कॉपर लेंथ की, कॉपर वायर की 5.8 × 10⁻7 सीमेंस पर मीटर है, और बाकी फिर सिग्मा का फैक्टर है। सो इसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ गिवन बाय आर स्क्वायर। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर एक्चुअली यहाँ से निकाला है इसने, और यहाँ पे एरिया फाइंड हो जाता है। और जो लेंथ है वो 1609 मीटर्स है, क्योंकि हमने ऐसे यूनिट्स को फॉलो करना है। तो 1 माइल इज़ इक्वल टू 1609 मीटर्स। सो ये सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आती है। सो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल निकाली हुई है कि अगर हमें रिक्वायर्ड करंट 10 एम्पेयर डीसी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो करंट डेंसिटी बनती है दैट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन जो ऊपर हमने डिफाइन की थी। इसी तरह से इस करंट के लिए जो पोटेंशियल निकलता है दो पॉइंट्स के दरमियान दैट इज़ गिवन बाय आर इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। हमारे पास रेजिस्टेंस है, करंट है, तो जो वोल्टेज है वो निकल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ये निकलती है अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज़ इक्वल टू, जो इक्वेशन थी वो हमारे पास ये निकलती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ये निकलती है, और ये कुछ ऑब्जर्वेशंस आगे लिखी हुई हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दीज, और इससे आप कुछ जो है वो मटेरियल को डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी इस इक्वेशन से बेसिकली, इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम बेसिकली मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस होगी, कितनी कंडक्टिविटी होगी, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और एंड स्टफ लाइक दैट। मतलब कितनी करंट के लिए हम डिज़ाइन कर सकते हैं, कितनी करंट्स के लिए क्या फैक्टर्स होंगे, एंड सो ऑन।